अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा राजस्थान के आबू में दंडवत होकर दिखाना चाहते हैं कि वो मुझसे ज्यादा विनम्र। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गिरते रुपए की कीमत पर जताई चिंता, कहा सरकारी कृपा दृष्टि से बढ़ रही है भारत के उद्योगपतियों की निजी पूंजी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। आज से बदल गए क्रिकेट के 9 नियम, हाइब्रिड पिच की अनुमति, मार्क डिगिंग में भी बदलाव, नए नियमों पर सौरव गांगुली ने लगाई मोहर। कर्नाटक में बारिश की वजह से आज 24वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा देर से शुरू हुई। आज यात्रा चामराजनगर के टोंडवाड़ी गेट से शुरू हुई थी। राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने के लिए सड़क पर उतरे और इस दौरान राहुल लोगों की समस्याओं का हाल लेते नजर आए। आज पदयात्रा का 24वां दिन है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने आज कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आह्वान किया और पीएम मोदी से पूछा कि आप उन्हें उनके अधिकारों से क्यों वंचित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के गुंडलुपेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की थी। उस बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए राहुल ने आज ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, प्रतीक्षा की बात सुने, जिसने भाजपा सरकार के कोविड कुप्रबंधन के कारण अपने पिता को खो दिया। वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से समर्थन की गुहार लगाती है। क्या कोविड पीड़ितों के परिवार उचित मुआवजे के पात्र नहीं हैं? आप उन्हें उनके अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं? जब राहुल कोविड पीड़ित परिवार वालों से बात कर रहे थे तो उनके दर्द को सुनकर राहुल की आंखें भी नम हो गई थी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 24वां दिन है। राहुल गांधी ने आज टोंडावली गेट से पदयात्रा शुरू की। आपको बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा के दौरान राहुल गांधी न सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की रोजाना यात्रा कर रहे हैं, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। 30 सितंबर को राहुल गांधी केरल की सीमा पार कर कर्नाटक पहुंच गए थे और कर्नाटक में यात्रा 21 दिनों तक 7 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। पार्टी चीफ के लिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सांसद शशि थरूर के बीच मुकाबला है। नामांकन भरने के साथ ही आज खड़गे ने राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय या चिदम्बरम को प्रतिपक्ष नेता की कमान दी जा सकती है। 17 अक्टूबर को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे को थरूर पर पूरी तरह से बढ़त मिलती दिख रही है। कहा जा रहा है कि खड़गे के सामने थरूर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन आज उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस में पार्टी चीफ की पोस्ट के लिए वोट देने का अधिकार 9100 प्रतिनिधियों के पास है। मतदान के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले हैं। 80 साल के खड़गे ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नामांकन पत्रों के 14 सेट जमा किए। उनके प्रस्तावकों में अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक शामिल हैं। इसके अलावा उनके प्रस्तावकों में आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी हैं, जो पार्टी में बदलाव की मांग उठाने वाले नेताओं की G23 में शामिल रहे हैं। अगर खड़गे चुनाव जीतते हैं तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने वाले S निजालिंगप्पा के बाद कर्नाटक के दूसरे नेता होंगे और वहीं जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठने वाले दूसरे दलित नेता होंगे। खड़गे 50 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। शुक्रवार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और शनिवार को नामांकनों की जांच के बाद नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव होगा। 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली हार के बाद अजय कुमार लल्लू ने इस हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कौन होगा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष, किसे मिलेगी कमान और सबसे बड़ा सवाल कि कब कांग्रेस लेगी इस पर फैसला, क्योंकि मार्च के बाद से ही ये पद खाली था, जिसको लेकर कांग्रेस को घेरा भी जा रहा था। लेकिन आज कांग्रेस ने इस पद के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष के फॉर्मूले के तहत पार्टी ने 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित किए हैं। वहीं बात की जाए बृजलाल खाबरी की तो ये जालौन से सांसद रह चुके हैं और SC कोटे से आते हैं। अब अपने इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने उन सभी सवालों के जवाब भी दे दिए जो नए अध्यक्ष को चुनने में हो रही देरी के दौरान उठ रहे थे।
साफ है कि पार्टी खाबरी के सहारे राज्य में दलितों को साधने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस की ये तैयारी 2024 आम चुनावों के लिए हो रही है। इस बार पार्टी दलितों पर फोकस करती दिख रही है क्योंकि हाल ही में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उतारा गया है और मल्लिकार्जुन के नामांकन के अगले ही दिन एक और दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना देना पार्टी की रणनीति को जाहिर कर रहा है। वहीं खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के अलावा पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव इटावा को प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये तैयारियां और रणनीति बता रही हैं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ कर सकती है। लंबे इंतजार के बाद आज देश में 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया। पीएम मोदी ने आज देश के अलग अलग शहरों में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया, लेकिन अब विपक्ष ने 5G का नया मतलब बताते हुए मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। बता दें कि 5G मोबाइल नेटवर्क 5वीं पीढ़ी है। इस तकनीक के जरिए बड़े पैमाने पर डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। 4G नेटवर्क की तुलना में 5G इंटरनेट सर्विस ज्यादा रफ्तार और बेहतर तरीके से काम करेगा। 5G नेटवर्क में इंटरनेट की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी, जिससे वीडियो क्लिप या कोई फाइल डाउनलोड होने में कम वक्त लगेगा। 5G नेटवर्क में HD क्वालिटी के वीडियो के साथ मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर प्रसारित किए जा सकते हैं। 5G लॉन्च के दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा, लेकिन अब विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, भाजपा के राज में जनता को 5G पहले से ही मिल रहा है, जिसमें 1G का मतलब गरीबी, तो दूसरे का घोटाला, तीसरे का घपला, चौथे का घालमेल, तो पांचवे का गोरख धंधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि देश में बढ़ रही गरीबी और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर रहती है। वहीं आज इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि मेरे आत्मनिर्भर भारत के विचार पर कुछ लोग हंसे थे, लेकिन ऐसा हो चुका है। लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार के राज में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ही बढ़ रही है और विपक्ष बार बार सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की गुहार लगाता आया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हलचल बनी हुई थी क्योंकि कई नाम रेस में थे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तस्वीर साफ हो गई। इस चुनाव के चलते राजस्थान में शुरू हुआ सियासी संकट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस मामले के शांत पड़ने के बाद अब एक बार फिर राजस्थान की कुर्सी को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अब आलाकमान क्या फैसला लेगा। क्या गहलोत की चली जाएगी कुर्सी या आलाकमान की नाराजगी हुई दूर और गहलोत ही बने रहेंगे सीएम। हालांकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत के बयान से जो संकेत मिल रहे थे, उससे यही माना जा रहा था कि गहलोत का पत्ता कट गया है। और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि जल्द ही आलाकमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बागी विधायकों ने एक बार फिर आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि अशोक गहलोत पर फैसला होने तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अब विधायकों के इस ऐलान को आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि शायद आलाकमान राजस्थान की कुर्सी को लेकर फैसला ले चुका है और कुर्सी गहलोत को नहीं मिल रही है, जिस वजह से विधायक एक बार फिर बागी तेवर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत के हाथ से कुर्सी जा रही है। इस बात की अटकलें उस दौरान भी लगने लगी थी जब गहलोत ने G23 गुट के नेताओं से जोधपुर हाउस में मुलाकात की थी और उसके बाद अब बागी विधायकों का ये ऐलान आलाकमान के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान इस मुश्किल का क्या हल निकालता है, क्योंकि इससे पहले भी आलाकमान की एंट्री के बाद ही बागियों के सुर अचानक से बदल गए थे और उन्होंने आलाकमान के फैसले के साथ जाने का ऐलान कर दिया था। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि विधायकों को उम्मीद थी कि गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन आलाकमान की नाराजगी के चलते उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा। ऐसे में अब गहलोत समर्थक विधायक नहीं चाहते कि सीएम की कुर्सी भी गहलोत के हाथ से चली जाए, इसलिए वो आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान उनके दबाव में आता है या नहीं। जब जब चुनाव करीब आता है तब तब रिजर्वेशन का जिन बोतल से बाहर आता है, क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं कि रिजर्वेशन के रण से ही सत्ता की रेस को जीता जा सकता है और यही तरीका अपनाकर अब टीआरएस भी तेलंगाना की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए रिजर्वेशन का कार्ड खेल दिया। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मौजूदा वक्त में राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 6% आरक्षण हासिल है। दरअसल अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में एसटी समुदाय को 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था।
इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। सरकारी आदेश में कहा गया है कि बीते करीब 6 सालों में राज्य सरकार ने कई पत्र भेजे, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है। अब टीआरएस सरकार के इस कदम से साफ है कि उन्होंने चुनाव से पहले एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। जहां एक तरफ एसटी समुदाय को साधने की कोशिश की है, वहीं युवाओं को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि क्या ये दांव चुनाव में टीआरएस को सफलता दिला पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि रिजर्वेशन कार्ड से विरोधियों के माथे पर बल जरूर पड़ेगा। सरकार वादा करती है कि हम महंगाई को काबू करेंगे, जनता को राहत देंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो लोगों पर बोझ बढ़ा दिया जाता है। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नियमों में बदलाव किया, जिसकी वजह से एक बार फिर महंगाई में इजाफा हो गया। दरअसल आज क्रेडिट डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन योजना, दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। जहां सरकार ने ऐलान किया कि आज से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे, तो वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो गई है। इसी के साथ ही बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं आज से नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी की गई है। इससे बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने और वाहनों के संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस इजाफे से लोगों का सफर करना भी महंगा होने वाला है। वहीं अब इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महीने की पहली तारीख को जब देश के लोग घर का बजट बनाने बैठते हैं तो महंगाई की मार से आमदनी के सामने खर्चा पहाड़ सा लगता है। त्योहारों वाले इस महीने में भी महंगाई आसमान पर है। ईएमआई महंगी हो चुकी है, सीएनजी पीएनजी महंगी होने वाली है। प्रधानमंत्री जी एक रविवार महंगाई की बात ही कर लीजिए। अब जब सरकार हर महीने लोगों को महंगाई का झटका देगी तो विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगी जनता को राहत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।